झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा गिरफ्तार हो गए हैं। पंकज मिश्रा लगभग 3 महीनों से ईडी की रडार पर थे। 6 मई को जब पहली बार पूजा सिंघल के ठिकानों पर छापेमारी हुई और उसके बाद 19 करोड़ 76 लाख रुपए मिले, तब इस मामले के तार, जो मनरेगा घोटाले के मामले में जो छापेमारी हुई थी, उस मामले के तार जो है वह अवैध खनन से जुड़े थे। 3 महीने तक जांच के बाद ईडी ने जब पहली बार प्रेस विज्ञप्ति जारी की, तब इशारों इशारों में यह बता दिया था कि ईडी के रडार पर अब आगे राज्य के सीनियर ब्यूरोक्रेट्स और जो पॉलिटिशियंस हैं वह हैं। ईडी की कार्रवाई से जो जुड़ा मामला था उस पर हमने पिछला वीडियो बनाया था, उससे संबंधित जो लिंक है आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। और उसके बाद मैं बताऊंगा कि आगे कैसे ईडी ने इस मामले में आगे कार्रवाई की, और उसके बाद अब सबसे बड़ा जो मामला है, जो सबसे बड़ी कार्रवाई है, वह खुद मुख्यमंत्री के सबसे करीबी और उनके प्रतिनिधि जो हैं बरहेट जो विधानसभा है जहाँ के मुख्यमंत्री विधायक हैं, वहाँ के विधायक प्रतिनिधि के खिलाफ ही हो गई है। दरअसल पंकज मिश्रा के बारे में जांच एजेंसियां जो बताती हैं, जो ईडी बताती है, वह यह है कि ईडी के मामले में जब छापेमारी शुरू की, जब ईडी ने जब कार्रवाई शुरू की, तब यह तथ्य आया कि साहिबगंज में अवैध खनन के लिए और उसकी ढुलाई के लिए और अलग अलग तरीके से कई सारे सिंडिकेट बना दिए गए थे। उस सिंडिकेट ने काफ़ी अवैध कमाई की और उसकी मनी लॉन्ड्रिंग की गई। ईडी ने बहुत ही पुख्ता और बहुत ही मजबूत साक्ष्य पाया है। उसके बाद पंकज मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल हुआ यूं था कि 8 जुलाई को ईडी ने पंकज मिश्रा के ठिकानों पर और उनके 14 करीबियों के यहाँ छापेमारी की थी। तब ईडी को 5 करोड़ 34 लाख कैश मिले थे। वहीं लगभग 34 बैंक खातों से, जो अलग अलग बैंकों में जो खाते थे, उससे ईडी ने 11 करोड़ 88 लाख रुपए जब्त किए थे। तो बैंकों में जमा 11 करोड़ 88 लाख और कैश मिले 5.34 करोड़ रुपए जो थे, वह एक कहीं ना कहीं यह इशारा कर रहे थे कि ये जो पूरा पैसा है वह अवैध खनन से जुड़ा हुआ है और मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए जो पूरी सिंडिकेट थी, जो पूरी टीम थी साहिबगंज की, उसने काफ़ी मोटी कमाई की थी। तो साहिबगंज में सबसे पहले पंकज मिश्रा के खिलाफ कार्रवाई हुई और साहिबगंज से जुड़े दूसरे जो लोग हैं, जो इस सिंडिकेट के पार्ट थे, जो इस हिस्से में जो भागीदार थे, उनकी भी गिरफ्तारी होगी। दरअसल बीते कुछ दिनों से 8 तारीख की छापेमारी के बाद से साहिबगंज के डहू यादव के खिलाफ भी लगातार ईडी पूछताछ कर रही थी। और डहू यादव को कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि जब उन्हें संदेह हुआ कि ईडी उन्हें गिरफ्तार कर सकती है, तो उन्होंने मंगलवार को ईडी को यह जानकारी भिजवा दी कि उनकी मां की तबीयत खराब है और वह ईडी के समक्ष हाजिर नहीं हो सकते। लेकिन ठीक मंगलवार को ही 10:30 बजे पंकज मिश्रा ईडी के अधिकारियों को फ़ोन कर ईडी के कार्यालय पहुंचे और उसके बाद लगभग 8 घंटे उनसे पूछताछ हुई और शाम में 7:26 पर ईडी ने उन्हें आधिकारिक तौर पर गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद पंकज मिश्रा को सदर अस्पताल में लाया गया, जहां उनकी मेडिकल जांच कराई गई। मेडिकली फिट होने के बाद या डॉक्टर्स के द्वारा बताए जाने के बाद उन्हें कोतवाली थाने की हाजत में लाया गया और वहां रख दिया गया। अब आप देखेंगे कि पंकज मिश्रा जो है, उन्होंने कैसे, जब पहली बार उनके यहाँ छापेमारी हुई थी तब उन्होंने क्या बयान दिया था और क्या कहा था, और बाद में जब उन्हें थाने लाया गया, कोतवाली थाने लाया गया, तो वह काफ़ी हताश और निराश दिखे। अब इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे पंकज मिश्रा, जो पहले एक तरह से ईडी को चुनौती देते थे, वह कितने निराश, हताश और परेशान से दिखे। हमारे कार्यकर्ता ये नहीं समझेंगे कि आप चौथा स्तंभ है कि दूसरा स्तंभ है। एक पक्षीय कार्रवाई कीजिएगा और केंद्र की जो रवैया है, आगे क्या होगा वो हमें मालूम है और आपको भी मालूम है। तो आपने देखा 44 सेकंड का यह वीडियो था, जिसमें पहले तो ईडी को चुनौती देते हैं और केंद्र को भी चुनौती देते हैं पंकज मिश्रा। उसके बाद जो है वह काफ़ी हताश, परेशान और गुमसुम से रहे। मीडिया ने उनसे बात करने की कोशिश की, हालांकि उन्होंने कोई बात नहीं की। मीडिया के सवालों पर वह चुप रहे। लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि जब पंकज मिश्रा गिरफ्तार हो गए हैं, तो क्या यहाँ की राजनीति, क्या यहाँ पर भ्रष्टाचार के आरोप जो सरकार पर लग रहे हैं, उसके क्या परिणाम होंगे। दरअसल
15 दिनों तक, कम से कम 14 दिनों तक ईडी अलग अलग तारीखों पर अब पंकज मिश्रा से पूछताछ कर पाएगी। गिरफ्तार किए जाने के बाद उनसे रिमांड पर जब पूछताछ होगी तो स्वाभाविक है कि कई तरह के नए तथ्य आएंगे, कई तरह के नए खुलासे होंगे। यह कयास लगाए जा रहे हैं कि जो सत्ता शीर्ष पर जो बैठे लोग हैं, जो सत्ता में जो शीर्ष के लोग हैं, जो नीति निर्धारक हैं, कहीं ना कहीं वह इस मामलों में फंस सकते हैं या उनकी परेशानी बढ़ सकती है। पंकज मिश्रा से अवैध खनन के अलावे एक और जो मामला है टेंडर मैनेज करने से जुड़ा हुआ है। जाहिर सी बात है, टेंडर मैनेज करने से जो जुड़ा मामला है उसमें पहले झारखंड सरकार के एक मंत्री जो हैं आलमगीर आलम, उनका नाम पहले सामने आया था और उनसे संबंधित एक ऑडियो वायरल हुई। बताया यह जा रहा है कि ईडी ने जब पंकज मिश्रा से पूछताछ की तब वह ऑडियो दिखाया और उनसे पूछा कि आप ये बताएं कि इस ऑडियो में किस किस की आवाज़ है। उनसे यह भी पूछा गया कि जब आप टेंडर जब मैनेज किया गया तो उससे कौन कौन से लोग लाभान्वित हुए और किस किस को कितना पैसा मिला या उस तरह से उन्हें क्या फ़ायदा मिला, और उस पैसे से बाद में कहाँ इन्वेस्टमेंट हुआ, कहाँ नहीं, उन पहलुओं पर भी अलग से जांच हो रही है। उससे ईडी के अधिकारी यह बताते हैं कि जो वहाँ पर साहिबगंज में जिस तरह से अवैध कमाई हो रही थी, अवैध सिंडिकेट चलाया जा रहा था, उसके लिए पंकज मिश्रा ने काफ़ी अलग अलग तरह से सिंडिकेट बनाए थे और अलग अलग सिंडिकेट जो है वह अलग अलग तरीके से वहाँ पर अपना काम करता था। जैसे डहू यादव ने खुद ही पूछताछ में स्वीकार किया है कि वह जो काम करते थे वह पंकज मिश्रा के कहने पर किया करते थे, और डहू यादव के बारे में यह बताया जाता है कि वह आपराधिक किस्म के हैं, उनके खिलाफ कई सारे आपराधिक मामले पहले से दर्ज रहे हैं, जिस मामले में अब जमानत पर हैं या फिर उन्हें कहीं ना कहीं राहत मिली हुई है। झारखंड सरकार के मंत्री आलमगीर आलम जो हैं वह भी इस मामले में कहीं ना कहीं जो वायरल ऑडियो का जो मामला था उस मामले के कारण विवादों में है। उसके अलावा एक अलग मामला जो है वह आप ये देखेंगे, चूंकि पंकज मिश्रा जो है वह प्रभावशाली व्यक्ति थे, प्रभावशाली शख्सियत थे, तो संथाल परगना के इलाके में किस किस मामले में टेंडर मैनेज करने से लेकर और तमाम जो प्रशासनिक इस्तेमाल है, अपने पद का जो उन्होंने प्रभाव का जो इस्तेमाल किया, उसके जरिए कितनी कमाई की, इन सारे पहलुओं पर ईडी जांच कर रही है। जाहिर सी बात है, एक मुख्यमंत्री का सबसे जो उनका प्रतिनिधि है, जो उनका विधायक प्रतिनिधि है, वैसा शख्स जब गिरफ्तार हुआ है तो राजनीति आगे यहाँ पर बदलेगी और राजनीति जो है वह अलग तरीके से उसमें जो विपक्ष को एक मौका भी कहीं ना कहीं मिलेगा कि वह इस मामले में यहाँ की सत्ता को घेरे। दरअसल आप देखेंगे भी कि ईडी की कार्रवाई के बाद सबसे ज़्यादा जो मुखर रहे हैं निशिकांत दुबे या बाबूलाल मरांडी, उन्होंने ट्वीट भी किया है। मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, उन्होंने तो यह भी कहा है कि उन्होंने कई बार नसीहत तक दी थी मुख्यमंत्री को, लेकिन वक्त रहते मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नहीं चेते। वहीं जो निशिकांत दुबे है, उन्होंने गिरफ्तारी के बाद काफ़ी कटाक्ष भी किया है पंकज मिश्रा पर। तो हालांकि वो एक अलग तरह का मामला है, राजनीति जो है वह जो एक मैसेज कहीं ना कहीं चल रहा था आम लोगों के बीच में कि जेएमएम और भाजपा जो है उनके बीच की जो दूरियां हैं वो पट रही हैं, तो ये फिर से ईडी की कार्रवाई से यह स्पष्ट है कि दोनों जो दल हैं, जो भाजपा और जो जेएमएम है, वह कहीं ना कहीं अब भी भ्रष्टाचार के मामले की वजह से ही दोनों दलों के बीच जो दूरियां हैं वो बरकरार रहने वाली हैं। और सरकार जो है इस मामले में आने वाले दिनों में झारखंड की सरकार पर जो इसका प्रभाव है, ईडी की कार्रवाई का जो प्रभाव है, या जो भ्रष्टाचार के मामले में जिस तरह से सरकार घिर रही है, उसका जो परिणाम है वह काफ़ी दूरगामी होने वाला है। इसके अलावा हम पंकज मिश्रा जो गिरफ्तार हो गए हैं उनके बारे में हम बताना चाहेंगे कि पिछले 2 सालों से कई बार पंकज मिश्रा का नाम काफ़ी विवादों में आया था। सबसे पहले जो झारखंड सरकार की दरोगा हैं रूपा तिर्की थी, उनकी मौत के बाद जो मामला है पंकज मिश्रा के खिलाफ में काफ़ी विवाद हुआ था। जो दरोगा थी रूपा, उनके परिजनों ने आरोप लगाया था कि हत्याकांड में, रूपा की हत्या में पंकज मिश्रा की भूमिका है। हालांकि उस मामले में सीबीआई अपनी जांच कर रही है, उस मामले में अलग से एक जांच हो रहा है जिसमें पटना सीबीआई की टीम जांच कर रही है। लेकिन अब ईडी ने जब गिरफ्तार कर लिया है पंकज मिश्रा को, तो जाहिर सी बात है कि झारखंड की सरकार के लिए ये सबसे बड़ा झटका है और झारखंड की सरकार जो है आने वाले दिनों में इन वजहों से कहीं ना कहीं घिरने वाली है। तो मेरा नाम है अखिलेश सिंह, आप बने रहिए मेरे साथ, और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। शुक्रिया।